सो हे गाइस, वेलकम टू हैबिचुअल पढ़ाई। कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, दबाइए उस बेल आइकन को फॉर दी मोर अपडेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1 और क्लास 8 स्टूडेंट। तो चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसको मैं 2 पार्ट्स में कवर करूँगा। तो ये पार्ट 1 है और जो इससे पार्ट 2 होगा उसमें हम बचा कुछ चैप्टर पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके टॉपिक्स वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम और क्या क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं हम इस पार्ट में। बाकी का पार्ट 2 में भी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो भी देख लेंगे। तो जो टोटल टॉपिक्स हैं हमारे वो देखते हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर का। उसके बाद है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फिर है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद है सोइंग, फिर एडिंग मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, फिर है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, फिर हार्वेस्टिंग, फिर स्टोरेज और जो लास्ट में है फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो इस टोटल टॉपिक्स हैं। तो आज की वीडियो में जो पार्ट 1 है उसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं एडिंग मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स तक। इंट्रोडक्शन से लेके मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स तक ये पार्ट 1 में करेंगे हम इस पार्ट में। और जो पार्ट 2 बचेगा उसमें इरीगेशन और फूड एंड एनिमल्स तक करेंगे पार्ट 2 में। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास जैसे फार्मर्स हो गए, फार्मर्स के पास में आपने टूल्स देखे होंगे जैसे खुरपी, सिकल, स्लो, एक्सेट्रा उनकी फील्ड में। तो ये सब क्या यूज़ में होते हैं हम ये भी समझते हैं। सबसे पहले कि ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। जो खाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हमें एनर्जी के लिए, हम खाना खाते हैं हमें उससे एनर्जी मिलती है, इस वजह हमें फूड की ज़रूरत होती है। तो जो प्लांट्स हो गए, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। बाकी एनिमल्स और ह्यूमंस बीइंग हो गए वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। फोटोसिंथेसिस तो सुना है, फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करके वो अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट्स। बाकी एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स अपना खाना नहीं बनाते, वो प्लांट्स और बाकी और चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। तो अब लार्ज नंबर पर फूड कैसे प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि हर एक को ज़रूरत होती है फूड की। तो अब हम पढ़ेंगे इससे अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर तो बहुत टाइम से होती आ रही है। जैसे 10,000 BC से पहले जो पीपल थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने खाने और फूड की तलाश में। तो जब उन्हें शेल्टर्ड कल्टिवेटेड लैंड मिली, मतलब एकदम उपजाऊ ज़मीन मिली, तो उन्होंने वहाँ पर अपना राइस, वीट और अदर फूड्स तो उनको उगाना स्टार्ट किया। तो वहाँ से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। उसके बाद में हम समझते हैं कि व्हाट इज़ क्रॉप। तो एक ही लैंड पर सेम टाइप का किसी भी वीट को, गेहूँ को या चावल को या किसी भी उसको उगाना, उसी को हम क्रॉप कहते हैं, ठीक है। और इंडिया में और किसी भी क्रॉप को उगाना डिपेंड करता है उसके क्लाइमेट कंडीशन पे भी कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। और अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के क्रॉप उगाए जाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा बारिश में उगते हैं, कुछ गर्मी में, मतलब सब टाइप के हिसाब से क्रॉप होते हैं। तो उसके साथ में आते हैं क्रॉप की खरीफ क्रॉप कौन से होते हैं, रबी क्रॉप क्या होते हैं। तो खरीफ क्रॉप होते हैं जो रेनी सीज़न में उगाए जाते हैं, उसी को हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। जैसे कि जो जून से सितंबर के टाइम में उगते हैं, एग्जांपल के तौर पे हो गया पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये टाइप के हो गए खरीफ क्रॉप। उसके बाद में आते हैं रबी क्रॉप। रबी क्रॉप हो गई जैसे कि हमारे विंटर सीजन में उगते हैं अक्टूबर टू मार्च के बीच में, उसी को हम रबी क्रॉप कहते हैं। जैसे वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड एंड लिस्टिन पल्सेज एंड वेजिटेबल्स समर में उगाई जाती हैं। तो मतलब डिपेंड करता है क्लाइमेट कंडीशंस के ऊपर भी। तो अब हमने ये सब जान लिया। अब हम जानते हैं कि क्रॉप, हाउ टू ग्रो क्रॉप। तो उसके कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है। तो उसके 7 स्टेप्स हैं। प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर, इरीगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स एंड हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। इसके स्टेप्स के हिसाब से ही हम क्रॉप को ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले हम आज के वीडियो में मैंने बताया था एडिंग एंड मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर तक, मतलब आज के स्टेप में हम 3 स्टेप खत्म करेंगे, फिर आने वाले में 4 बाकी के स्टेप में बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की, हम पहले सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो अब है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले सॉइल फर्स्ट स्टेप है कि सॉइल को लूज़ करना। एग्रीकल्चर में लॉइज को सॉइल को लूज़ करना पहला स्टेप होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम सॉइल को लूज़ करते हैं तो इससे वो
जब हम क्योंकि जो प्लांट या क्रॉप होता है वो ग्रो करता है सॉइल में, तो उससे वो उसके अंदर अच्छे से ईज़िली ब्रेथ ले सके और उसके अंदर ब्रेथ ले सके और जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें ऑब्जॉर्व कर सके, रूट्स उसे ऑब्जॉर्व कर सके और प्लांट में से स्प्रेड कर सके। तो इसलिए लूज़ करते हैं सॉइल को। तो और उसके अंदर अर्थवॉर्म्स भी डाले जाते हैं। अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स होते हैं जो बहुत हेल्प करते हैं सॉइल को, मतलब माइक्रोब्स होते हैं जो किसान के फ्रेंड्स, मान लो वो फ्रेंड्स होते हैं बहुत अच्छे, जो उससे हेल्प करते हैं ह्यूमस पैदा करने के लिए, नमी लाने के लिए, ताकि उसके अंदर नमी आए, इससे और ज़्यादा प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाएँ। और जैसे कि डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स उसके अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल के अंदर, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उस मिट्टी में रह जाते हैं, तो उसी को न्यूट्रिएंट्स प्लांट जब ग्रो होते हैं तो उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, उससे मतलब ल्यूजन करने से सारे में स्प्रेड अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता कि लूज़न करना होता है, लूज़ करनी होती है सॉइल को, और कुछ फ्यू सेंटीमीटर तक ही क्रॉप वो होती है, कल्टीवेटेड मतलब लैंड होती है जिसमें हम क्रॉप उगाते हैं, मतलब अच्छी मिट्टी होती है, कुछ फ्यू सेंटीमीटर तक ही, ज़्यादा नहीं हम नीचे नहीं उगाते, बस ऊपर में ही उगाते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हो गया हमें उसे लूज़ करने के लिए, लूज़ कर दिया। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिल्टिंग एंड प्लफिंग। तो इस प्रोसेस को, सॉइल को लूज़ करने वाले प्रोसेस को टिल्टिंग और प्लफिंग कहते हैं, प्लफिंग करना। तो द सॉइल इज़ वेरी ड्राई एंड मे नीड वाटरिंग बिफोर इट, और लूज़ उससे पहले हमें पानी भी डालना पड़ता है। लूज़ कर रहे हैं तो हमें साथ में पानी भी देना पड़ेगा। द प्लफ फील्ड में है बिग क्लम्स, उसके अंदर जब हम प्लफ फील्ड होती है जब, तो उसके अंदर कुछ मोटे मोटे क्लम्स होते हैं मिट्टी के, तो उनको ख़त्म करना होता है, ब्रेक करना होता है, तो इसलिए प्लफिंग इज़ इम्पोर्टेंट। प्लफिंग करने से सारे जितने भी, तो इसको क्लम्स को ख़त्म करने के लिए कुछ लेवलर्स होते हैं जो इससे हेल्प करते हैं लेवलिंग करने में, मतलब क्लम्स को तोड़ने में। सब मैन्योर्स एडेड टू बिफोर टिल्टिंग, और उसमें मैन्योर्स भी डाले जाते हैं कुछ, और मैन्योर्स तो हम आगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बिफोर सोइंग सीड इट्स नेसेसरी टू ब्रेक सीड स्टम्प्स विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स लाइक द प्लफ एंड द कल्टीवेटर। तो क्लम्स हो जाती हैं जब हम कल्टीवेटेड लैंड होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके हम उस क्लम्स को ख़त्म करते हैं, जैसे कि प्लफ एंड कल्टीवेटर्स। तो यहाँ पर कुछ उनके बारे में पढ़ते हैं, प्लफ एंड कल्टीवेटर्स एंड, और होई एक टूल्स होता है जिससे हम इनको ख़त्म करते हैं क्लम्स को। अब है प्लफ। तो प्लफ होता है एंशिएंट टाइम, पहले के टाइम से यूज़ किया जा रहा है सॉइल को लूजन करने में। तो इसके लिए हम वुड का बना होता है, बुल्स का इस्तेमाल करते हैं, पेयर्स ऑफ बुल्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई अदर एनिमल जैसे हॉर्स या कैमल हो गया, इनका इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, तो बुल का इस्तेमाल करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है, उसमें से कॉल्ड है प्लफ शेयर। सब पार्ट ऑफ प्लग लॉन्ग लो एक लकड़ी का बना लंबी सी वो होती है, और इस कॉल्ड प्लफ शेफ, उसे प्लफ शेफ कहते हैं। और एक हैंडल होता है एंड पे, और इसे अटैच किया जाता है बुल से, और इसे खींचा जाता है, बुल के नेक पर रखा जाता है और इसे खींचा जाता है। ठीक है, तो इससे हम वो करते हैं प्लफिंग, इसे कहते हैं प्लफिंग, और इससे हम वो करते हैं लूजन करते हैं सॉइल को। और दूसरा हो गया, अच्छा आज के टाइम में आयरन का इस्तेमाल हो रहा है, पहले के टाइम में तो वुड का इस्तेमाल होता था। उसके बाद अगला है फोई, एक सिंपल टूल होता है विच रिमूव्स वीड्स, उसमें से वीड्स को भी अलग किया जाता है। वीड्स क्या हो गए, जो अपने कूड़ा हो गया, या फिर कोई एक्स्ट्रा वो हो गया प्लांट उसके अंदर जिससे हमें ज़रूरत नहीं, उससे वो भी अलग हो जाता है। ठीक है, या आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हो, फिगर 1.1 में जो प्लफ दिख जाएगा आपको, और फिगर 1.1b में होई दिख जाएगा। तो इससे होई भी एक टूल होता है, रिमूविंग वीड्स एंड लूजिंग द सॉइल टूल करता है। इट्स अ लॉन्ग रोड, इसमें लॉन्ग सी रोड होती है, वुड और आयरन की हो सकती है, और स्ट्रॉन्ग बैंड प्लेट होती है, प्लेट एंड फिक्स एक एंड पे फिक्स होती है, एंड से वर्क लाइक ब्लेड की तरह काम करती है वो प्लेट, और उससे एनिमल से खींच के उससे वेट्स क्लम्स को ख़त्म करते हैं और वेट्स को भी। उसके बाद कल्टीवेटर होता है जो ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, इससे बहुत फ़ायदा है, इससे लेबर्स और टाइम दोनों सेव होते हैं और काम जल्दी हो जाता है। तो ट्रैक्टर में लगा के इसमें खेलते हैं, और ये आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो, मिल जाएगा। फिर सॉइल को लूजन करने के बाद में अगला स्टेप होता है, अब है शोइंग। शोइंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन में।
ठीक है। इससे पहले मतलब शोइंग जब क्रॉप वीट को लगाना, तो उससे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ता है सीड को, गुड हेल्दी एंड क्लीन सीड। तो उसके लिए कैसे सीड सेलेक्ट करते हैं, तो सोइंग से पहले सीड सेलेक्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक बीकर लेंगे, उसे पानी से हाफ भरेंगे और उसके अंदर सीड डाल देंगे। सीड जितने भी होंगे उसे हम डाल देंगे, सम सीड्स। एंड उसके बाद में कुछ टाइम बाद देखेंगे तो जो ख़राब सीड हो गए होंगे वो हल्के होंगे, तो दे आर फ्लोट ऑन वाटर, तो पानी के ऊपर रहेंगे। एंड द गुड एंड सेपरेट, और जो अच्छे सीड होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। तो इससे हम सेपरेट और हेल्दी सीड को निकाल सेपरेट कर सकते हैं बेकार वाले से और अच्छे वाले से। तो ऐसे करके हम सेपरेट कर सकते हैं सीड्स को सॉइल से इजीली। सीड सेलेक्ट करने के बाद में हम टूल्स का इस्तेमाल करेंगे शोइंग के लिए, सीड लगाने के लिए। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल टूल है, एक पाइप ले ली जाती है लोहे की और उसके ऊपर फनल लगा होता है और उसके एंड में 2 से 3 पाइप कनेक्टेड होते हैं, जिससे क्या होता है सीड फनल में डालते हैं और वो सेपरेट हो नीचे जाके उसमें लग जाता है। और जो दूसरा तरीका है सीड ड्रिल, जो आज के टाइम में ट्रैक्टर से किया जाता है, उसमें क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस पर सीड्स को लगा दिए जाते हैं और इक्वल गहराई में जितना डेप्थ चाहिए होती है उतना ही। और इससे टाइम और लेबर सेव होता है, टाइम बचता है, लेबर भी। और हमारे इससे इक्वल डिस्टेंस पर ज़रूरी होता है तो इक्वल डिस्टेंस पर भी लगा दिया जाता है। और इक्वल डिस्टेंस होता है और जिससे ओवर क्राउडिंग नहीं होती है। ज़्यादा सीड होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि सनलाइट रूट्स अच्छे से नहीं फैल पाएंगे। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पास में सीड लगा दिए तो उससे ज़्यादा रूट अच्छे से नहीं फैल पाएंगे और लाइट नहीं मिलेगी, सनलाइट और पानी भी ढंग से नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से डिस्टेंस भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हमारा पहुँचे हैं अब है एडिंग एंड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र, की मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र को ऐड करना। तो जो सब्सटेंस सॉइल के अंदर ऐड किए जाते हैं ताकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मिल सकें और हेल्थी प्लांट्स ग्रो हो सके, उसी को हम मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र कहते हैं। इनके बीच में डिफरेंट जानेंगे कि जो मैन्योर्स होता है वो नेचुरल होता है और फर्टिलाइज़र होता है फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियल होता है। जो सॉइल को ज़्यादा मिनरल्स की मतलब सॉइल के अंदर ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं प्लांट्स, तो क्या होता है, हम ग्रो करते हैं किसी क्रॉप या प्लांट को, तो क्या करता है कि उसकी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व कर लेता है और वो अपना ग्रोथ करता है। तो सॉइल के ज़्यादा ग्रोथ उसके करने से क्रॉप के तो क्या होगा, सॉइल उसकी न्यूट्रिएंट्स लूज़ कर देगी। तो न्यूट्रिएंट्स को उसके अंदर ऐड करने के लिए भी हम मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को मैन्योरिंग, व्हेन वी एडिंग द मैन्योर्स इन द सॉइल, उससे क्या होता है कि इसके जो मैन्योर्स होते हैं उसके अंदर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो हम दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है मैन्योर्स। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो डिकम्पोज करता है प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट को, या प्लांट्स जैसे कोई काउ डंग हो गया या फिर लीव्स प्लांट्स ऐसी चीज़ हो गई, उन सबको यूज़ करके और जो ओपन में तैयार किया जाता है। और इसमें माइक्रोब्स और सबको भी ऐड किया जाता है जिससे इसे ऑर्गेनिक बनाते हैं, तो उसी को हम मैन्योर्स कहते हैं। और ये मैन्योर्स फील्ड्स में मतलब ओपन उसमें तैयार किया जाता है। और मैन्योर्स, अब उसके बाद हम देखते हैं फर्टिलाइज़र्स। और फर्टिलाइज़र आर केमिकल्स विच आर रिच इन पार्टिकल न्यूट्रिएंट्स, दे आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। तो मैंने बताया था फैक्ट्रीज़ में तैयार किए जाते हैं और इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे फल में हो गया यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, शुगर, फॉस्फेट, पोटैश, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ऐसे करके जितने भी हमारे फर्टिलाइज़र हो गए इनको यूज़ करते हैं। दे यूज़ द फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प द फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ द क्रॉप सच एज वीट, पैडी एंड मेज। वीट, पैडी, मेज ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं और ये हेल्प फार्मर्स को बहुत हेल्प करते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए। पर ज़्यादा इस्तेमाल करना फर्टिलाइज़र्स का बेकार हो सकता है क्योंकि इससे सॉइल की टैक्स मतलब उसके अंदर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन का भी कारण बन सकता है और सॉइल भी ख़राब हो जाती है। इससे लेस फर्टिलिटी कम होती है सॉइल की। फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो फर्टिलाइज़ इज़ एन मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। बाकी मैन्योर है जो नेचुरली तैयार किया जाता है काउ डंग्स और प्लांट्स के जितने वेस्ट होते हैं सबका इस्तेमाल करके। उसके बाद में फर्टिलाइज़र प्रिपेयर किया जाता है ह्यूमन के द्वारा, और जो मैन्योर्स होते हैं फील्ड्स में तैयार किया जाता है।
फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर है वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सॉइल को, और जो मैन्योर होता है वो ह्यूमस प्रोवाइड करता है लॉट सॉइल को। और फर्टिलाइजर इज़ वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। कुछ ऐसे मैन्योर होगा, वो फर्टिलाइजर होगा। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो मतलब जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स होते हैं, तो मैन्योर होता है वो गुड सही होता है क्योंकि वो नेचुरली तैयार किया जाता है, और बाकी जो फर्टिलाइज़र्स हैं उसको टाइम लगता है तैयार करने में। मतलब फर्टिलाइज़र्स थोड़ा पोल्यूशन भी फैलाता है, वाटर पोल्यूशन से प्रॉब्लम भी होती है फील्ड को। ठीक है, अब मैन्योर्स को यूज़ करने के कुछ एडवांटेजेस। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर दैन फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर से अच्छे होते हैं मैन्योर्स, क्यों? वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी को एनहांस करते हैं, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को। इट्स मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज द गैस बिकम ईजी। तो इससे गैसेज ईजी चेंज सॉइल को अच्छा बनाता है। नंबर्स ऑफ माइक्रोब्स उसके अंदर ईजीली वो ग्रो कर सकते हैं। और इट्स इम्प्रूव द टेक्सचर्स ऑफ द सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव करता है। बाकी फर्टिलाइज़र्स में ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, तो मैन्योर्स यूज़ करना इज़ गुड। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में आपको एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर करा दिया, तो जो आने वाला सेकंड पार्ट होगा उसमें हम बाकी के जो पार्ट प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल के जितने स्टेप्स हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे। और उम्मीद करूँगा कि आपको आज की इस वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, दबाइए उस बेल आइकन को फॉर द मोर अपडेट्स। तो मैं मिलता हूँ आपको उसकी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।